हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्लॉक 2 कंप्लीट करेंगे। उसमें 2 यूनिट है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो वो अपन आज कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी किसी ऐसी चीज़ में ऐसी पावर है जो आपकी जो अंदर की जो मन है, इच्छा है, उसको सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और वेलबींग एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन और पोजेशन ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। यानी कि आपने कोई सर्विस ली या फिर आपने कुछ कंज्यूम किया, आपके पास कुछ सामान है, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, उसको अपन कहते हैं यूटिलिटी। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी क्या है? इसके 3 कैरेक्टर्स है: सब्जेक्टिव, टेम्पोरल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। सब्जेक्टिव यानी जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जो चीज़ मुझे पसंद है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद हो, या फिर जो चीज़ आपको पसंद है वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और को भी पसंद हो। तो इसीलिए यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। फिर है टेम्पोरल, यानी कि टाइम टू टाइम जो है वो डिफर कर सकती है। आपका मूड नहीं है आज आइसक्रीम खाने का तो आपने नहीं खाई, आपका मन है आइसक्रीम खाने का तो आपने खाई, ठीक है, वो टेम्पोरल हो गई। एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वांट, यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले आपकी क्या होती है? अंदर की इच्छा, उसको अपन कहते हैं वांट। आपको चाहिए ये सामान, यू नीड नहीं, आपको ज़रूरी, आपको मन है लेने का, इसलिए आपकी वो वांट है। आपको वांट हुई, आपने कहा आज अपन, फॉर एग्जांपल आपका वांट था आज आप डोसा खाओगे, ठीक है, तो आपकी वांट में आ गया डोसा। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, आप गए रेस्टोरेंट, आपने डोसा लिया। कंजम्पशन, आपने खाया। सेटिस्फैक्शन, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको खाने के बाद, ठीक है। देखो, कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल कंज्यूमर है। वो उतना ही पैसा देगा, उतना ही उसका समझ आएगा ना कि इस रेस्टोरेंट में गया हूँ तो मैं जितने का खा रहा हूँ उतने का मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिले, ठीक है। ये है कंज्यूमर बिहेवियर। अब है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी यानी जो आपने सेटिस्फैक्शन डिराइव किया पहला बाइट खाने पे, ठीक है, आपने डोसे का जो फर्स्ट बाइट खाया उसका जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला वो हो गया आपका इनिशियल यूटिलिटी। फिर है टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपने जो टोटल जो पूरा खाया, ठीक है, अपन डोसे का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने जो टोटल जो खाया वो आपकी जो यूटिलिटी हुई उसको अपन कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जो पहला बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, टोटल ऑफ ऑल दोज बाइट्स आपका सेटिस्फैक्शन। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी के साथ में आपने एक और खा लिया यूनिट, ठीक है, तो क्या यूटिलिटी निकलेगी, उसको अपन कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल टोटल यूटिलिटी में से एक कुछ और बाइट आपने ले ली, अब आपकी क्या सेटिस्फैक्शन हुई आपको, उसको आप कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी में से जो पहले वाली जो आपने खाई उसको माइनस करना। देखो कितने यूनिट्स कंज्यूम हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक खाया आपने, आपको उससे यूटिलिटी हुई 6, इनिशियल यूटिलिटी ये हुई, समझ गए। टोटल यूटिलिटी क्या हुई? ये जो आपने पूरा खाया ये हुई टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जो आपने खाया उसका एक माइनस, उसको अपन कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि ये पहला खाया 6, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या निकली 6। दूसरा बाइट खाया, उसको आपको और सेटिस्फैक्शन मिला, आपको कितनी हुई 10। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी इसमें से? 10 माइनस 6 कितना आया 4, ठीक है। फिर 3 और उसको खाने के बाद में आपको कितनी हुई 12, समझ गए। अब 12 में से 10 माइनस किया, कितना आया 2। 12 में से 12 हुआ 0, 10 माइनस 12 -2, 6 माइनस 10 -4।
इसको अपन कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए? की ऑब्जर्वेशन क्या है? टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। जब ज़ीरो आई मार्जिनल यूटिलिटी, तब जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो सबसे ऊपर था। समझ रहे हो? जो 12 था ये सबसे हाईएस्ट पे था अपना टोटल यूटिलिटी पे। फिर बियॉन्ड दिस टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। जैसे ही टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज करती जाएगी। समझ गए? फिर है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब आप कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हो? इसकी दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। कार्डिनल अप्रोच में ये कहा गया था कि जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला है उसको नंबर्स की टर्म में, उसको आप नंबर्स की टर्म में बताओ। आपने एक डोसा खाया तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10। तो ये आप बताओ, आप उसको ऐसे करके बताओ। कोर प्रिंसिपल क्या था इसका? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग अ साइकोलॉजिकल यूनिट, यानी आपको दिमाग में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर कैन से दे डिराइव 10 यूटिल्स फ्रॉम 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 20 यूटिल्स फ्रॉम अनदर कमोडिटी। समझ गए? की एजम्पशंस क्या है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल यूनिट्स। Total utility equals the sum of utilities from individual goods. Dependence, utility of one good is dependent on quantities of other goods. And money's marginal utility remains unchanged. Ordinal approach में क्या था कि आप रैंक दे रहे हो। समझ गए? इसके अंदर जो है आप इधर रैंक दे रहे हो, आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो। ये दी थी J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने, और ये लोग भी थे। ठीक है, ये इनकी अप्रोच है। इन्होंने बोला था कि आप किसी को नंबर दे ही नहीं सकते, 1 2 3, आप ये नंबर किसी को नहीं दे सकते, इसीलिए आप क्या दोगे? उसको सिर्फ रैंक दोगे। ठीक है, जैसे टी पहले है, कॉफ़ी बाद में है, फिर मिल्क है। समझ गए? You cannot assign numerical values. अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे ही आपने कुछ खाया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने खाया खाना, आपने सफिशिएंट क्वांटिटी ले ली, आपका पेट भर गया। अब आपका पेट भरने के बाद भी आप थोड़ी खाते रहोगे। एक टाइम पे तो आपका मन भर ही जाएगा ना, पेट भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इधर ले रखा है रोटीज। आपने एक रोटी खाई, आपको उसमें से मिली 10। ठीक है, 2 खाई, मिली 8। 3 रोटी खाई, 5। 4 रोटी खाई, 3 यूटिलिटी। 5 रोटी खाई, 0, यानी 0 पे आपका पेट जो है अब पूरा भर चुका है। ठीक है, 0 पे आपका पेट भर चुका है। अब जो आप 6 रोटी खाओगे उसमें तो या तो आप उल्टी ही कर दोगे। ये है, इसको अपन कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो अपन सबसे पहले जो अपन ने खाया उसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम आपको ज़्यादा भूख लगी थी। बट जैसे ही आपने खाना खाते गए आपकी भूख कम होती गई। ये होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। The first roti provides high utility. As consumption continues, each additional roti provides less satisfaction. At the 5th roti, utility becomes 0 and beyond that it becomes negative. इसके exceptions क्या है? Exceptions यानी अगर कम कम खाओ, ठीक है, कम आइटम खाओगे तो फिर मन भी आराम से रहेगा। ड्रिंकिंग स्पून विद वाटर, अगर आप कितनी चम्मच फिर पानी पी लो, सेटिस्फैक्शन तो आपका बढ़ता ही जाएगा, कम ज़्यादा ऐसा कम नहीं होगा, क्योंकि एक ही ग्लास में से आप चम्मच भर भर के पानी पी रहे हो तो कम ही पिया जाएगा ना। इसीलिए लेस यूनिट्स। रेयर एंड क्यूरियस आइटम्स, यानी बहुत कम चीज़ें, एकदम रेयर चीज़ें
तो उनका भी आपको मन शौक रहेगा, तो उसके लिए भी आपकी कोई भी डिमांड में डिक्रीज नहीं होगा। क्रिटिसिजम्स, मेजरमेंट प्रॉब्लम। यूटिलिटी देखो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। अब जैसे ही आपने एक रोटी खाई, आपको 10 यूटिल्स मिले, दूसरी रोटी खाने पे 8 मिले, वैसे ही हो सकता है कि मुझे एक रोटी खाने पे 15 यूटिल्स मिले, दूसरी रोटी खाने पे 10, ठीक है। तो ये मेजरमेंट प्रॉब्लम हो गई। नॉन कॉन्स्टेंट marginal utility of money, as money is spent, marginal utility of remaining money changes, ठीक है। फिर इंटरडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, गुड्स जो है वो ऑफन डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, किसी का आप कैसे, किसी का टेस्ट आप जो है एज्यूम कर सकते हो कि वो तो ऐसा ही रहता होगा, उसको यही पसंद होगा, उसकी प्रेफरेंस यही होगी, इसीलिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कार्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो बराबर है एज कंपेयर टू द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज देयर एक्सपेंडिचर पैटर्न। यानी कि जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिला है अपनी लिमिटेड इनकम के द्वारा, अपने पैसे बराबर देने के द्वारा, और उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है अपना एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज करने का। इसके अंदर क्या अजम्पशन है? इसके अंदर अजम्पशन है कि कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल कंज्यूमर है जो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है। यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है और मनी जो है वो सेम है। टोटल इनकम एंड प्राइजेज आर फिक्स्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज आर कांस्टेंट। समझ गए? अब इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ही प्राइस के बराबर है, ये अपन कहते हैं। समझ गए? द कंज्यूमर कंटिन्यूस परचेजिंग अंटिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस। जैसे ही प्राइस बराबर नहीं आएगी उसकी यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर, तब तक वो खरीदता जाएगा। जैसे यूनिट 1 2 3 4 5, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है 10 रुपये। अब कब तक खरीदता जाएगा? जब तक उसकी जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं आ जाती। पहला एक खरीदा, उसकी यूटिलिटी 18 निकली, दूसरा खरीदा 16 निकली, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आई है ये, ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी है। फिर तीसरा खरीदा 12 आई, फिर फोर्थ में 10 आई, फिफ्थ में 8 आई। अब MU कैसे निकाला? ये इधर 8 रहा, इधर 6, इधर 2, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। और इधर -2, जिससे 0 आया वो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे अपन जो है ये इधर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा प्राइस है, यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी। समझ गए? प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। प्राइस जो है ये फिक्स्ड है, ओके। अब पहले सेटिस्फैक्शन 18 था, फिर सेटिस्फैक्शन इधर से 16 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ, ठीक है। ये अपन ने इसका बनाया। मैं सिर्फ आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ अगर कुछ गलत हुआ तो इट्स छोटी सी बात है, मैं बस आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 12 हुआ, 10 और 8 ऐसे करके हो गए, ठीक है। 18 16 12 10 और 8, इसमें से अपन ने जो है माइनस में किया। जैसे ही ये 10 इधर 10 के बराबर पे आया, ये बन गई आपकी इक्विलिब्रियम, ये बन गई आपकी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मल्टी कमोडिटी में आप कैसे निकालोगे? इसका ये फॉर्मूला है, MUX इज इक्वल्स टू MUY एंड PY। अब मल्टी कमोडिटी में कैसे निकालोगे? इसमें लगता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर ये जो है आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, MUX अपॉन
पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू जेड अपॉन पी जेड टिल nth यूनिट। ठीक है। A consumer distributes their limited income such that the last rupee spent on each commodity yields equal marginal utility. इसके अंदर एग्जाम्पल यूनिट 1 1 2 3 4 5 marginal utility of good X and marginal utility of good Y। ठीक है। अब गुड X से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? X से 12, Y से 9, 2 से 10, Y से 8, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 2। ठीक है। यह बनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है। आपने दो चीज़ें ली थी, उसकी आप मार्जिनल यूटिलिटी बता रहे हो। इसको ओपन कैसे करेंगे? इफ़ कंज्यूमर हैज़ 5 रुपीज़ एंड बोथ गुड्स कॉस्ट ₹1 पर यूनिट। टोटल कितने पैसे हैं? 5। टोटल है 5 रुपये। तो वो क्या खरीदेगा? 3 गुड खरीदेगा X के, 2 गुड खरीदेगा Y के। समझ गए? MU फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन X इज 8 यूटिल्स। आखिरी यूनिट पे जो X पे खरीदा वो 8 यूटिल्स। MU from last rupee spent on Y is equals to 8 utils, either be 8 utils. Total satisfaction is equals to 47 utils maximum possible। समझ गए? टोटल कितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो अपन को बताना है। तो 12 + 8 20 30 40, इसका अपन क्या आ गया? इससे 40। और सेटिस्फैक्शन कितना मिला अपन को? 47 का। अब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं से अपन का डिमांड कर्व भी जो है अपन ले सकते हैं, आ सकता है, बन सकता है। ठीक है। अब the demand curve can be derived from the law of marginal utility and the logic will be as marginal utility diminishes with increased consumption, consumer is willing to pay lower prices for additional units. This creates the downward sloping demand curve. कैसे? जैसे ये अपन का डिमांड कर्व है। ठीक है। ये अपन की एक लाइन आ गई। ओके। अब कंज्यूमर जो है वो कम पे करना चाहता है, तो ये तो ऐसे बनेगी ना। तो ये अपन का डिमांड भी कर्व भी बनता है। जैसे मैंने ऊपर बहुत ऊपर ये बनाई थी एक, मार्जिनल यूटिलिटी में जो मैंने आपको ये बताया था। समझ गए? फिर आते हैं अपन कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। पहले इक्विलिब्रियम था, यानी कि जो पे किया है कंज्यूमर ने उसकी क्वांटिटी का सेटिस्फेक्शन उसको बराबर मिला। अब सरप्लस यानी उसको जो है प्राइस कम देनी पड़ी, फ़ायदा उसको ज़्यादा हुआ। ओके। व्हाट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे माइनस व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पेज। कंज्यूमर सरप्लस का टोटल फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपने टोटल यूटिलिटी कितनी हुई माइनस आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो बचा वो सरप्लस। ठीक है। ये है एरिया ODSM, एरिया OPSM एंड एरिया DPS। एरिया ODSM का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स टोटल यूनिट यूटिलिटी विलिंगनेस टू पे। OPSM यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर, DPS यानी कंज्यूमर सरप्लस। यही है। ज़्यादा प्राइस हुआ है तो लो कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस कम हुई है तो हायर कंज्यूमर सरप्लस। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस।
क्या है मेजर क्रिटिसिज्म इसका? कार्डिनल मेजरेबिलिटी इज़ इम्प्रैक्टिकल। देखो, आप कैसे किसी चीज़ को नंबर दे सकते हो, यही बात हो रही है बार बार कि आप कैसे बता सकते हो कि किसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, किस चीज़ से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। आप कभी नहीं बता सकते हो किसी ऐसी चीज़ को मेजर करके, आप कभी नहीं बता सकते हो। ठीक है, फिर है रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ आर ऑफन इंडिपेंडेंट, बट अपन क्या बोल रहे कि इतना डिपेंडेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ अनरियलिस्टिक। पैसे कब किसी चीज़ के बराबर रहते हैं। फिर फेल्स टू स्प्लिट प्राइस इफेक्ट। अगर कोई प्राइस इफेक्ट है तो वो फेल हो रहा है, आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो। कैन नॉट एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स यानी जो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, बेसिक चीज़ें, उसका आप नहीं बता सकते हो। अब अपन नेक्स्ट आ चुके हैं यूनिट 5 पे, कंज्यूमर बिहेवियर या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। पहले अपन थे कार्डिनल अप्रोच पे, नाउ वी आर ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में था रैंक सिस्टम, इसके अंदर था रैंक सिस्टम, उसमें क्या था, न्यूमेरिकल सिस्टम। अनलाइक कार्डिनल अप्रोच, utility approach holds utility cannot be measured in absolute terms. That's true. Utility can be ranked. मेजर नहीं की जा सकती, बट आप रैंक कर सकते हो। एंड कंज्यूमर्स एक्सप्रेस प्रेफरेंस थ्रू रैंकिंग रेदर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसके भी अजम्पशन होते हैं। इसका अजम्पशन है रैशनैलिटी। कंज्यूमर प्रेफर्स मोर टू लेस एंड मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी इज़ एक्सप्रेसिबल एज प्रेफरेंस नॉट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। आप उसको अपना एक्सप्रेस कर सकते हो बट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं। ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब है ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी सबसे छोटा आएगा। फिर कंसिस्टेंसी, प्रेफरेंसेस रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो कंसिस्टेंट अपन हो सकती है बट कम टाइम के लिए। नॉन सटेटी, कंज्यूमर प्रेफर लार्ज क्वांटिटीज़ टू स्मॉलर क्वांटिटीज़, यानी कि कंज्यूमर को ज़्यादा चाहिए। और डिमिनिशिंग एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजेज अलोंग इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? An indifference schedule is a table showing various combination of two goods that yield equal satisfaction. Indifference curve का मतलब शेड्यूल है, ये एक बनता है, इसके अंदर दो गुड्स है जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम है। आपने आम खाया, उसका भी सेटिस्फैक्शन आपको सेम मिला, आपने डोसा खाया, उसका भी सेटिस्फैक्शन आपको सेम मिला, क्योंकि दोनों आपके फेवरेट थे। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है टी एंड बिस्किट्स। कॉम्बिनेशन 1 बना टी का, टी एंड बिस्किट्स का ए। आपने एक चाय ली, 12 बिस्कुट ली, फिर 2 चाय ली, 8 बिस्कुट लिए, 3, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 2। ये क्या बना? आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो था वो आपका बराबर ही रहा। तो जो दो चीज़ों से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? इंडिफरेंस curve and schedule. All combination provide equal satisfaction level K, making the consumer indifferent among them. Indifference curve क्या होता है? जो भी आपने जो ग्राफ में प्लॉट, वो शेड्यूल में प्लॉट किया था, अब वो आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, उसको अपन कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एंड ईच रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक सेटिस्फैक्शन लेवल। जैसे कि अपन इधर बनाते हैं, ये अपन का ये कर्व बना है, ये शेड्यूल है, ये कर्व है, दो अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने बना दिए दो, ऐसे अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, समझ गए? तो अब इसका जो ग्राफ है ये ऐसे बनता है,
क्योंकि ये ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पे भी हर पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये एक कर्व ऐसे बनेगा। समझ गए? ये एक कॉन्वेक्स कर्व है। कॉनकेव कैसा था? ऐसा था। कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे अपन मैं कॉफ़ी लिख दूँ और यहाँ टी लिख दूँ, तो इनका जो है ये, इसको अपन कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे अपन ने। लेफ़्ट टू राइट आता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है एंड सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप। अब मैप क्या होता है? यानी जो सारे इंडिफरेंस कर्व्स है वो, उनका एक मैप, उनका एक बड़ा ग्राफ, उसको अपन कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अ सेट और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, आईसी कर्व अपन इसको कहते हैं। अब अपन ने कार्डिनल अप्रोच में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, MRS का मतलब होता है इट इज़ अ रेट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y फॉर कमोडिटी X while maintaining the same level of utility। यानी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, बट यू आर एबल टू सेक्रीफाइस वन यूनिट फॉर एडिशनल अनदर यूनिट ऑफ X। यानी कि आप Y को जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो एक यूनिट अपनी X में बढ़ाने के लिए। इसका फॉर्मूला है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। चेंज इन गुड Y अपॉन चेंज इन गुड X। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यूनिट X है और यूनिट ऑफ Y है। MRS कैसे निकलता है? अपन ने पढ़ा चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो क्योंकि ये फर्स्ट है तो चेंज इन Y एंड चेंज इन X कुछ नहीं होगा। अब दूसरे यूनिट से अपन जाते हैं। Y का 10 - 7 3 आया, ये 1 और 2 का डिफरेंस 1 आया, इसका रेशियो हो गया 3:1। 7 और 5 का डिफरेंस क्या आया? 2 आया। 3 और 2 का डिफरेंस क्या आया? 1 आया। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। इसको अपन कहते हैं MRS। इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, और इसके अंदर भी एक दूसरे को माइनस करना है, और फिर उसको अपन रेशियो में निकालते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? MRS इक्वल्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट। यानी कोई भी पॉइंट होगा वो IC कर्व का, उसके अंदर जो है MRS इक्वल होगा स्लोप के। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। IC कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये ऐसा है, ये नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कैनॉट इंटरसेक्ट, ये जो है ये कैनॉट इंटरसेक्ट। जितना ऊपर IC कर्व जाएगा उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, डू नॉट टच द एक्सिस, जो भी है ये एक्सिस पे टच कभी नहीं करता। कैनॉट कट एक्सिस, ये एक दूसरे पे कट भी नहीं मारता। एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स में कुछ चेंज आ सकते हैं, बट वो कैसे आते हैं? पहला है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी चीज़ का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बहुत ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसके अंदर चेंज हो जाएगा उसमें थोड़ा सा। MRS is equals to 1। कंज्यूमर इज इक्वली सेटिस्फाइड फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वन फॉर अनदर। चाय पीने में भी उसको उतना मजा आ रहा है जितना कॉफ़ी पीने में आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये हो गया
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में MRS इज इक्वल्स टू 1 एंड स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ये अपन का बनेगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि चाय एंड बिस्किट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, तो एक एल शेप का कर्व बनेगा ये ऐसा, एंड MRS कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, MRS इज इक्वल्स टू 0 फिक्स्ड रेशियो में, क्योंकि आप बना रहे हो, खा रहे हो, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन बजट लाइन पे। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो जैसे कंज्यूमर जो है वो बजट बनाते हैं अपना, कि आज इस टाइम पे मैं इतना खर्च करूँगा, मेरी इनकम इतनी है, तो सब बजट बनाते हैं अपना अपना। तो वही बजट जो कंज्यूमर अपना ग्राफ में प्लॉट करा उसको अपन कहते हैं बजट लाइन। फाइन, बजट line represents all possible combination of two goods that a consumer can purchase within given income and given prices. Algebraic expression of budget line. Income, ठीक है, मनी और इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, प्राइस इंटू क्वान्टिटी एंड प्राइस ऑफ सेकेंड गुड एंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंड गुड किसके बराबर होनी चाहिए? आपकी इनकम के बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? मनी है, ऊपर नीचे प्राइस ऑफ वाई है, इधर प्राइस ऑफ एक्स है, इधर प्राइस ऑफ वाई है, इधर क्वांटिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, स्लोप बनेगा नेगेटिव में पी एक्स और पी वाई पे। The slope represents the price ratio and the rate at which the market allows substitution between two goods. यानी कितना आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक को सेक्रीफाइस कर सकते हो टू गेन द अनदर यूनिट ऑफ दूसरा वाला। ठीक है, अब शिफ्ट्स इन बजट लाइन। चेंज इन इनकम कब होती है बजट लाइन में? शिफ्ट। ये है अपन का ग्राफ, ये अपन ग्राफ बना देते हैं। ये जो है अपनी एक बजट लाइन है, ये अपनी बजट लाइन है। अब इसके अंदर के जो भी अपन को खरीदना है कॉम्बिनेशन जो है वो इसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, अब बजट लाइन में क्या शिफ्ट होगा? चेंज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी एक पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अब जो है आप इतना सामान खरीद सकते हो, वहीं पे अगर प्राइस आपकी इनकम जो है वो कम हो गई, ये आपकी इनकम कम हो गई, ये इंक्रीज्ड इनकम थी, इंक्रीज्ड है, और ये डिक्रीज्ड है। समझ गए? तो आपकी एक पैरेलल लाइन शिफ्ट होगी बट लेफ्ट साइड में। फिर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका गुड एक्स गुड वाई, ये लाइन इधर। ठीक है, ये आपने अपन इधर लाइन बना दी। अब बजट लाइन रोटेट्स इनवर्ड्स ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगी बजट लाइन क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है, ये ऐसे ऐसे आ जाएगी। वहीं पे अगर प्राइस जो है डिक्रीज हुई है तो ये ऐसे ऊपर को चली जाएगी। सेम गुड वाई की प्राइस में चेंज होगा तो वो वाई एक्सिस पे जाएगी, और गुड वाई की प्राइस डिक्रीज होगी तो वो वाई एक्सिस से आउटवर्ड्स जाएगी। फिर कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की क्या क्या इंडिफरेंस कर्व में। पहला कंडीशन है टेंजेंसी कंडीशन, जिसके अंदर पी एक्स अपॉन पी वाई यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई को लिया गया है। सेकंड कंडीशन है कॉन्वेक्सिटी कंडीशन, यानी कॉन्वेक्सिटी
condition must be convex to the origin ensuring MRS is diminishing. ठीक है, फिर है इक्विलिब्रियम एनालिसिस. एट इक्विलिब्रियम पॉइंट P budget line is tangent to the highest attainable indifference curve. Customer maximizes satisfaction subject to budget constraint. Any other point on budget line lies on lower indifference curve. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया इसका? MRS अगर ज़्यादा है, क्योंकि PX और PY कम है, PX और PY ज़्यादा हुआ तो MRS कम हो जाएगा. एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएंगे. फिर है कॉर्नर इक्विलिब्रियम. इंटीरियर सॉल्यूशन वर्सेस कॉर्नर सॉल्यूशन. इंटीरियर सॉल्यूशन यानी अकर्स एट टेंजेंसी पॉइंट. टेंजेंसी यानी जो पॉइंट टच होता है, वही तो होता है टेंजेंट. सर्कल के जो पॉइंट टच हो जाता है उसको वही तो होता है टेंजेंट. तो इक्विलिब्रियम अकर्स एट टेंजेंसी पॉइंट विद इन कमोडिटी स्पेस. कंज्यूमर कंज्यूम्स पॉजिटिव क्वांटिटीज ऑफ बोथ द गुड्स. दोनों गुड्स की जो है कंज्यूम जो है पॉजिटिव क्वांटिटीज करता है, अच्छी क्वांटिटीज, एंड रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन पैटर्न. कॉर्नर सॉल्यूशन क्या होता है? जो सिर्फ एक्सिस पे होता है. कॉर्नर्स पे जो होता है वो होता है एक्सिस पे. कंज्यूमर स्पेंड्स एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, occurs with extreme preference or specific indifference curve shapes. When corner solution occurs, क्या होता है जब अपन कॉर्नर वाला सोल्यूशन लगाते हैं? कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो स्ट्रांग होती है एक गुड के ऊपर. गुड्स आर परफेक्टली सब्सटीट्यूट्स. कोई भी उसका सब्सटीट्यूट जो है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट बन सकता है. एंड MRS never equals price ratio within feasible region. One goods provide significantly higher utility per rupee. पैसे से ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है वो एक गुड. प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम से क्या क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले देखो ये है डेफिनेशन. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्टिंग सोलली फ्रॉम चेंज इन रियल इनकम with when price changes. Characters keep relative price constant. Can be positive or negative. Inferior goods और normal goods पे आते हैं अपन. For normal goods अगर इनकम बढ़ेगी, for normal goods अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी. समझ गए? वैसे ही इनकम इन्फीरियर गुड्स में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाएगी, और अगर इनकम जो है वो आपकी डिक्रीज़ होगी तो उन चीज़ों की इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सोलली फ्रॉम बिकॉज बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स उसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. ठीक है. ऑलवेज नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस. ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड जो है वो घटेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. समझ गए? कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स चीपर गुड फॉर रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड्स रिफ्लेक्ट्स प्योर सब्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्स. फिर है प्राइस इफेक्ट यानी कि क्या चेंज हुआ अगर प्राइस में चेंज हुआ तो. इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अपन कहते हैं प्राइस इफेक्ट. इस अब दो थ्योरी है, हिक्सन की थ्योरी एंड स्लट्सकाई की थ्योरी. हिक्सन की अप्रोच क्या कहती है? होल्ड्स यूटिलिटी कांस्टेंट, satisfaction level constant, compensates consumer to remain on same indifference curve, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने का, एंड ड्रॉस कॉम्पनसेटेड बजट लाइन टेंजेंट टू ओरिजिनल आईसी. जितना आपका ओरिजिनल आईसी है उसके यहाँ तक लाना. स्लट्सकाई की अप्रोच है वो परचेजिंग पावर होल्ड करता है ओरिजिनल बंडल कांस्टेंट की, कॉम्पनसेट्स कंज्यूमर टू अफोर्ड ओरिजिनल कंजम्पशन बर्डन bundle and draws compensated budget line
थ्रू ओरिजिनल कॉम्पनसेशन पॉइंट्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कौन कौन से गुड्स कौन कौन खरीदते हैं बेस्ड ऑन देयर मनी पावर। नॉर्मल गुड्स, इनकम अच्छी है तो अच्छे खरीदेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। एग्जाम्पल मोस्ट कंज्यूमर गुड्स। नॉर्मल गुड्स यानी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स, अगर इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड घटेगी, अगर इनकम जो है वो डिक्रीज होगी तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। गिवन गुड्स स्ट्रांगली नेगेटिव डोमिनेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। गिवन गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो बेसिक हैं, मतलब ख़राब भी है, कम को है ना, सस्ते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। पहले अपन ने डेरिवेशन किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व से डिमांड कर्व को, अब अपन आईसी कर्व से डिमांड कर्व को लेते हैं। पीपीसी यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व, फोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स as price of one goods changes holding income and price of other good constant. इसका कंस्ट्रक्शन, draw initial equilibrium with budget line and indifference curve. Initial equilibrium with budget line and indifference curve. Change price of good X, find new equilibrium point on or new indifference curve, connect all equilibrium points from PPC. कैसे बनता है, ये अपन का आईसी कर्व है, इधर से अपन की जो है वो बजट लाइन बन जाती है। चेंज प्राइस ऑफ गुड एक्स, बजट लाइन को करने के लिए अपन बताती हूँ, ये आईसी है, ये बजट लाइन है। अब इसको आगे करने के लिए फाइंड चेंज प्राइस गुड एक्स का प्राइस जो है अपन वो चेंज कर देंगे, तो बजट लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये अपन की बजट लाइन जो है वो बदल गई। फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन न्यू आईसी कर्व, नया पॉइंट मिल गया। अब सारे डॉट्स को जो है अपन कनेक्ट कर देंगे। डिराइविंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर ईच प्राइस ऑफ गुड एक्स, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्लॉट प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, कनेक्ट पॉइंट फ्रॉम डिमांड कर्व। कैसे बनेगा, फॉर ईच प्राइस ऑफ गुड एक्स आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ऐसे बन जाए, ठीक है। प्लॉट, सारे प्लॉट कर देंगे, कनेक्ट पॉइंट टू फॉर्म डिमांड कर्व। रिलेशनशिप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप होता है नॉर्मल गुड्स में, अपवर्ड हो सकता है जस्ट इन केस इंफीरियर गुड्स इंक्लूड है, बट अपन मोस्टली किससे बनाते हैं, नॉर्मल गुड्स से। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, ये जो है क्वांटिटी मेजर करता है, ये क्वालिटी मेजर करता है। मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें इंडिफरेंस कर्व, इसमें मोर रिस्ट्रिक्टिव होता है, ये रियलिस्टिक अजम्पशन पे होता है। कांस्टेंट होता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। मनी प्राइस ऑफ इफेक्ट डिकम्पोजिशन नॉट पॉसिबल, सेपरेट्स इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन, कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन एक्सप्लेन गिवन। रियलिज्म लेस रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक। मैथमेटिकल लेस रिगरस, मोर रिगरस। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो अपन करेंगे वो होगा ब्लॉक 3।